नाम पता पूछने लगे, मैंने नाम बताया, फिर भी मानने लगे। लेकिन उनने तलाशी ले ली तुरंत। हमारे पास जो मोबाइल था वो निकाल के तोड़ दिया। उसके बाद जो पैसे थे वो निकाल लिए। फिर जो माल था हमारे बैग में, एक हाथ में झोला था, 2 बैगें थी, एक बैग थी, एक हाथ में झोला था। तो वो माल पूरा वो लोग ले गए और पूरा बांट दिया। अगर इसके साथ हमारी टीम नहीं होती तो आप सोचिए इनके लिए लॉयर एंगेज करना कितनी मुश्किल बात हो सकती थी। और वो लड़की को तो हम जानते भी नहीं है सर। हम तो पूरे इंदौर में हर लड़की को अपनी माँ बहन समझते हैं सर। हम तो उसे भी बहन अपनी समझते हैं जिसने हमें झूठा फंसाया। तो कि चलिए पुलिस तो सरकार के दबाव में काम करती है, उसने सरकार के दबाव में काम किया और एक कम्युनल एंगल देने की कोशिश करी इस केस को, और वहाँ के गृह मंत्री ने बयान दिया। लेकिन जो सरकारी वकीलों का रवैया कोर्ट में रहा वो बहुत ही ज़्यादा शेमफुल था मेरे लिए। कसाब इतना बड़ा टेररिस्ट था लेकिन उसको भी सरकारी खर्चे में वकील प्रोवाइड किया गया। अब आप देखिए, अगर हम रिफ्यूज़ भी कर दें लेकिन सरकार उसे वकील प्रोवाइड कर रही है, तो मैं यही सवाल सबसे बोलता हूँ कि सरकार ने वकील प्रोवाइड किया था, अब इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे? और फिर या फिर आप अमेंडमेंट करिए कॉन्स्टिट्यूशन में और एडवोकेट एक्ट में कि इन ऑफेंस में एडवोकेट अपीयर नहीं होंगे, विदाउट ट्रायल उनको पनिश किया जाए। इंदौर का तस्लीम चूड़ीवाला 108 दिन के बाद ज़मानत पर छूट करके आए हैं। इस वक्त यहाँ पर दिल्ली में मौजूद हैं। एडवोकेट एहतशाम हाशमी की कोशिशों के बाद ज़मानत मिल पाई है। तस्लीम से हम पहले जानना चाहेंगे, तस्लीम क्या कहना चाहेंगे? 108 दिन उसकी सज़ा मिली जो आपने किया नहीं। बस यही तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, और अगर मैं कोई मुलजिम होता तो मैं सर भाग सकता था। मैं भागा नहीं, मैं वहाँ पर डटा रहा। मुझे कानून पे भरोसा था कि मुझे न्याय मिलेगा। इसीलिए सर फिर हमने उन जो झूठा इल्ज़ाम हम पे लगाया था, छेड़छाड़ लगाया, पासपोर्ट लगा दिया लड़की का सर। और वो लड़की को तो हम जानते भी नहीं है सर। हम तो पूरे इंदौर में हर लड़की को अपनी माँ बहन समझते हैं सर। हम तो उसे भी बहन अपनी समझते हैं जिसने हमें झूठा फंसाया। तो इसलिए हमें सर, हम तो यही सोचते हैं कि जो हमें फंसाया, जो जिनकी मदद से हम बाहर निकले हैं, और नहीं तो सर हमें आशा ही नहीं थी कि हम बाहर निकल पाए कि नहीं। लेकिन फिर भी हम यही सोचते हैं कि हमें पूरे भारत के संविधान के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। हम यही चाहते हैं कि कानून पे भी हमें पूरा भरोसा है, और कोर्ट के ऊपर भी हमें पूरा भरोसा है। शुरू में जो मारा था आपको तो हुआ क्या था? क्या कोई झगड़ा हुआ था? क्या बात? झगड़ा यही हुआ था, हम बेचने जा रहे थे, हम पहली बार गए थे उधर, और हमें मालूम नहीं था कि ऐसा मोहल्ला है, ऐसा इलाका है। और उसके बाद उस इलाके में वो पूछने लगे, नाम पता पूछने लगे, मैंने नाम बताया, फिर भी मानने लगे। लेकिन उनने तलाशी ले ली तुरंत। हमारे पास जो मोबाइल था वो निकाल के तोड़ दिया। उसके बाद जो पैसे थे वो निकाल लिए। फिर जो माल था हमारे बैग में, एक हाथ में झोला था, 2 बैगें थी, एक बैग थी, एक हाथ में झोला था। तो वो माल पूरा वो लोग ले गए और पूरा बांट दिया। उसके बाद हमें मारने लगे, तो अब हम उनसे भागे फिर। लेकिन फिर मार के हमें फिर छोड़ भी दिया उनने। मार के हमें माल ले लिया और के भाग जाओ, अगर रोकोगे तो मैं मारेंगे। फिर हम वहाँ से भागे तो हम सीधे पुलिस चौकी गए, बारगंगा थाने में। वहाँ हमें कुछ पुलिस वाले मिले, तो वहाँ से पुलिस हमारे साथ में आई तुरंत। तो वहाँ पे देखा तो वहाँ पे लोगों कोई थे ही नहीं, सब भाग गए। उसके बाद वीडियो जिस तरह से वायरल हुई और कहीं ना कहीं मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि वहाँ के गृह मंत्री को बयान देना पड़ा, और उसके बाद आपके ऊपर पॉस्को लगाया गया। तो सर हमें तो झूठा फंसाया गया है सर, हम बेगुनाह हैं, इसलिए हम सर भागे नहीं। हम तो हमेशा हमारे बाप दादों का ये। शुरू में आप पुलिस के पास गए थे, एफआईआर दर्ज हो गई थी, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, तो उसके बाद आपको लगा था कि इंसाफ मिल गया? हाँ, हमने सोचा कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन हुआ उनके ऊपर भी केस उनके ऊपर हुआ, वो भी जेल गए। और फिर हमारे ऊपर उन लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगा के छेड़छाड़, पासपोर्ट लगा दिया, तो हमें फिर जेल जाना पड़ा। हमें सीधा जेल कर दिया 2 दिन के बाद। और पहला एफआईआर हमने किया, दूसरा उन्होंने कर दिया 1-2 दिन। क्या पुलिस कस्टडी में कुछ पिटाई वगैरह हुई या जेल में किसी तरह? तो हमें किसी ने उंगली तक नहीं लगाई, हमें किसी ने टॉर्चर भी नहीं किया, थाने से लगा के जेल तक। तो पुलिसकर्मी कुछ कहते थे कि किस दबाव में केस किया जा रहा है, कुछ इस तरह की बात करते थे ऑफ द रिकॉर्ड? नहीं सर, हमसे कुछ नहीं कहते थे, वो हमसे कुछ नहीं कहते थे। अब तो हम यही कहना चाहते हैं कि पूरे इंदौर में, क्या पूरे भारत में, जो हमारे हिंदू मुसलमान की एकता है वो बनी रहे, और इंदौर गंगा जमनी की किसी चलता रहे, बस यही कहना हमारा। एहतशाम साहब क्या कहना चाहेंगे? बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी,
अब इस पूरे मामले में किस तरह का जो फैसला आया है, क्या अब पूरी तरह से पॉस्को का जो एक्ट इनके ऊपर लगाया गया था उसमें बरी कर दिया गया है या अभी कुछ बाकी है? देखिए, अभी बरी तो नहीं किया गया है इनको। अभी जो बेल हमारी पेंडिंग थी तो बेल ग्रांट की गई है इनको। ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने इनको बेल दी है और बेल का एक बहुत अच्छा ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट ने पास किया है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू इस केस में था कि चलिए पुलिस तो सरकार के दबाव में काम करती है, उसने सरकार के दबाव में काम किया और एक कम्युनल एंगल देने की कोशिश करी इस केस को, और वहाँ के गृह मंत्री ने बयान दिया। लेकिन जो सरकारी वकीलों का रवैया कोर्ट में रहा वो बहुत ही ज़्यादा शेमफुल था मेरे लिए, क्योंकि मैं ये मानता था कि कोई भी किसी पार्टी का हो सकता है, उसकी आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, उसके हिसाब से चल सकता है। लेकिन जुडिशल सिस्टम में जो कोर्ट ऑफिसर्स हैं, लॉयर्स हैं, कोर्ट के ऑफिसर बोला जाता है, उनको नोबल प्रोफेशन बोला जाता है। एक लौता वर्ल्ड का ऐसा प्रोफेशन है जिसको नोबल प्रोफेशन का तमगा दिया गया है। लेकिन इस पेशे में भी जो सरकारी वकील थे उनकी जो भूमिका थी वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक थी। उन्होंने किसी न किसी ग्राउंड पे 1 डेट 2 डेट और फिर 10 डेट तक ये केस चलता रहा। आप सोचिए, एक तो वैसे ही हमारे यहाँ जजेस कम हैं, मध्य प्रदेश में जजेस हाईकोर्ट में कम है, इंदौर बेंच में भी मुझे लगता है 13 की स्ट्रेंथ है, लेकिन 6 जजेस वहाँ काम कर रहे हैं। ओवरबर्डन है जजेस, ओवरबर्डन जजेस हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट काउंसिल्स उनका रवैया बहुत ही ज़्यादा गलत था। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि मैं भी उस प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस बेल एप्लीकेशन में अपना पार्टिसिपेट किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इलीगल था। और वो इलीगल डिटेंशन में वो भी बहुत बड़े एक्यूज्ड हैं जो सरकारी वकील, जिनकी वजह से डेट 1 2 3 4 फिर 10 डेट लगी। एक तरफ हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है प्रो बोनो केसेस लॉयर्स को लेना चाहिए, क्योंकि नोबल प्रोफेशन है। हमारा प्रोफेशन पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये सोसाइटी को साफ करने के लिए है। इस केस में भी मैंने 1 रुपये भी फीस चार्ज नहीं करी। तस्लीम आपके सामने खड़ा है, उसके भाई बाहर बैठे हैं। इन्होंने कई बार कोशिश करी कि सर हम घर गिरवी रखते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा नहीं, आप बाहर आ जाइए और आराम से अपना काम करिए, फ़ीस की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से 10-11 डेट 107 दिन इसको अंदर रखा है वो मुझे लगता है बहुत ही गलत बात थी, क्योंकि जो और भी लॉयर्स हैं जो प्रोमोनो केसेस लेना चाहते हैं वो इससे अब घबराएंगे कि हम कहीं जाएंगे तो हमें भी। तो एहतशाम साहब, इस तरह का मामला खासतौर से जो बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि लोअर कोर्ट में बहुत ज़्यादा मैनेज किया जा रहा है चीज़ों को। देखिए, मैनेजमेंट तो किसी न किसी लेवल पे कहीं ना कहीं होता था, लेकिन अब तो मैंने अपनी आंखों से इस केस में देखा है तो मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को इस चीज़ पे संज्ञान लेना चाहिए। हमारे लॉ मिनिस्टर साहब को संज्ञान लेना चाहिए। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन किसी एक इंसान को एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, फेयर उसको सबमिशन करने का मौका मिलना चाहिए, अच्छा लॉयर उसको मिलना चाहिए। अगर इसके साथ हमारी टीम नहीं होती तो आप सोचिए इनके लिए लॉयर एंगेज करना कितनी मुश्किल बात हो सकती थी। सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन संविधान जिंदा रहता है, संविधान से मुल्क चलता है। संविधान के हिसाब से आप और हमारी बात रखें। आप बीजेपी से आपका भी स्वागत है, कांग्रेस से आपका भी स्वागत है, लेकिन आपने जो ओथ ली है ना एडवोकेट एक्ट में, उसका कम से कम पालन करें। आप दिल्ली से जाकर के केस वहाँ पर लड़े, उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली से यहाँ क्यों आए। उसके अलावा लोकल कोर्ट में किस तरह की दिक्कतें आई, चार्जशीट होने के बावजूद कई डेट आपको मिली उसके बाद? देखिए, लोकल कोर्ट में तो जब पहली बार बेल इसकी आर्ग्यू की तो हमें पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वहाँ जाना पड़ा। वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड किया गया और तस्लीम को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहाँ पे पेश कराया गया था, क्योंकि थ्रेट बहुत ज़्यादा था। और सेशन कोर्ट में तो एक ही डेट में बहस हुई और बेल डिसमिस कर दी गई। हाई कोर्ट में हमें काफ़ी टाइम आना पड़ा। तो हाई कोर्ट में इस तरह का माहौल नहीं था कि हमें कोई डर हो, वहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि जुडिशल सिस्टम को इस बात का भी कॉग्निस लेना चाहिए कि जो न्याय है ना, वो पंक्ति का जो सबसे आखिरी में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी उतनी सुलभता से मिले जितने बड़े बड़े लोगों को मिलता है। एक चीज़ और आखिरी सवाल करना चाहूँगा, कई जगह ये देखने में आ रहा है, चाहे आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला हो या भी जिस तरह से धर्मांतरण के मामले में लखनऊ में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, पूरा एक नेक्सस चल रहा है एडवोकेट्स का छोटे छोटे कोर्ट्स में। किसी के बाहर के आदमी को केस नहीं लेने दिया जाता या फिर कह दिया जाता है कि इस केस को कोई नहीं लेगा, तो उसके बाद बड़ी दिक्कत आती है इंसाफ मिलने में। जी देखिए, मुझे लगता है कि एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की ज़रूरत है कि एज अ लॉयर वी कांट रिफ्यूज़, हम किसी का केस रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, मॉरलिटी के ग्राउंड पे भी नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाज़त देता है और हमारी ड्यूटी भी है कि हम किसी का भी केस रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। आपने देखा कि
कसाब इतना बड़ा टेररिस्ट था, लेकिन उसको भी सरकारी खर्चे में वकील प्रोवाइड किया गया। अब आप देखिए, अगर हम रिफ्यूज़ भी कर दें लेकिन सरकार उसे वकील प्रोवाइड कर रही है, तो मैं यही सवाल सबसे बोलता हूं कि सरकार ने वकील प्रोवाइड किया था, अब इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे? और फिर या फिर आप अमेंडमेंट करिए कॉन्स्टिट्यूशन में और एडवोकेट एक्ट में कि इन ऑफेंस में एडवोकेट अपीयर नहीं होंगे, विदाउट ट्रायल उनको पनिश किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुवादी संगठन के लोग वकील खड़े हो जाते हैं और किसी को केस नहीं लेने देते। बिल्कुल होता है कि जो कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से लॉयर्स बिलोंग करते हैं, वो अपोज करते हैं कि आप इनका केस नहीं लड़ेंगे, और उनके साथ वो मारपीट की घटना को भी अंजाम देते हैं कभी कभी। तो सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ एक्शन, मुझे लगता है एक सेपरेट अब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे आने वाला है, तो मुझे लगता है कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। शुक्रिया एहतशाम साहब हमसे बात करने के लिए, और तस्लीम दोनों हमसे बात कर रहे थे। इन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बात की कि किस तरह से पूरा ये घटना घटी और ज़मानत कराने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।